लौकिक साहित्य का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों के विवरण। इसके अंदर आप देख सकते हो क्या क्या पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे हम अल-बरूनी, किताबुल हिंद। आज आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। राजतरणी और कलहण के जो पूरा वीडियो है ना, पूरा विवरण कलहण की जो पुस्तक थी राजतरणी, उसके 5 लेखक थे, 5 लेखकों ने उसको पूरा किया था। किस किस का वर्णन मिलता है, कितनी जातियों का वर्णन मिलता है, ये पूरे नोट्स अभी मिल जाएंगे आपको। 1-2 पेज के नोट्स है। फिर किताबुल हिंद है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे अरबी लेखक, अरबी विद्वान। उसके बाद चीनी और यूनानी, 3 ही हमारे टॉपिक में दिए हुए हैं। यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज व्याख्याता, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज व्याख्याता एक ही है, और स्कूल व्याख्याता ये हमारा पीजीटी का जो भी आप दे रहे हो उसके अंदर आप देख सकते हो। प्राचीन भारतीय स्रोत, जहाँ जहाँ टॉपिक आएगा वहाँ ये सब आज चलेगा। ये तो हमारा वीडियो है। ये सारे नोट्स मैं कह रही हूँ कि इसके नोट्स अभी मैं बनाऊँगी, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। अभी आपको मिलेंगे राजतरणी के, कलहण की राजतरणी के पूरे नोट्स। इससे पहले मैंने अर्थशास्त्र के पूरे दे दिए हैं। आज हमारा धार्मिक साहित्य का लास्ट वीडियो होगा जहाँ राजतरणी रही है। इससे पहले मैंने अर्थशास्त्र पढ़ा दिया है। राजतरणी के सारे नोट्स मैंने बना दिए हैं। और ये नोट्स कहाँ से बनाती हूँ ये मैंने बता दिया आपको। प्राचीन भारतीय इतिहास, सौरभ चौबे। ये सौरभ चौबे की बुक है, आप देख सकते हो। और इसमें से हमारा ये टॉपिक चल रहा है, ये देख सकते हो, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। यहाँ से धार्मिक ग्रंथ है ना, धार्मिक ग्रंथ में ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य सारा का सारा हो चुका है। ब्राह्मण साहित्य में वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र। अगर मेरे पीछे वाले वीडियो नहीं देखा हो तो देख लेना, पूरा का पूरा डिटेल से। यूपीएससी लेवल का मैंने करवाया, आईएएस लेवल का। और अब लौकिक ग्रंथ भी हो चुका है। लौकिक ग्रंथ में अभी दूसरा रहा है। लौकिक ग्रंथ में जो थे कुछ इंपॉर्टेंट वो करवा दिए हैं, अर्थशास्त्र समेत। अब लौकिक ग्रंथ का लास्ट वीडियो रहा है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे आज राजतरणी, जो कलहण की राजतरणी थी ना वो। उसके बाद विदेशी यात्रियों का विवरण स्टार्ट होगा, फिर साहित्य के स्रोत। विदेशी यात्रियों के विवरण में पता नहीं 2 वीडियो या 3 वीडियो में पूरा कर लूँगी। मैंने वीडियो 10-10 मिनट के इतने ही बनाए। अगर आपने नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल के वीडियो नहीं देखे तो वो देख लें। वो भी मैंने सौरभ चौबे की बुक से नोट्स बनाए हैं, बिल्कुल आसान भाषा में शॉर्ट नोट्स के साथ आपको समझाया है। वो भी चल रहा है हमारा, और साहित्य के स्रोत भी चल रहे हैं। दोनों साथ में पूरे हो जाएंगे तो फिर सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक और उत्तर वैदिक काल लेंगे। ये कलहण की राजतरणी है, राजाओं सहित। यानी कि कलहण की राजतरणी या अर्थशास्त्र हम क्यों पढ़ते हैं, ये दोनों ग्रंथ है ना वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों ग्रंथ है ना लौकिक ग्रंथ है। लौकिक ग्रंथ उसे कहते हैं जो समाज की आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जो भी होता है ना वो बताता है, उसे लौकिक ग्रंथ कहते हैं। और जो समाज के और राजा और उसके कर्तव्यों से संबंधित होती हैं। और लौकिक ग्रंथ के अंदर धर्म का कोई स्थान नहीं होता, वो सिर्फ प्रजा और राजा के बीच की जो भी कार्य वगैरह होती है, वो काम कार्य होता है वो बताया जाता है। संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था बताई जाती है उसके अंदर, और उसका शासन व्यवस्था कैसी होती है, सामाजिक स्थिति क्या होती है वो बताया जाता है। तो ये राजतरणी है ना कलहण की है, और इसमें जम्मू कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। और ये प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक का इसको दर्जा प्राप्त है, किसको, राजतरणी को। इसकी भाषा संस्कृत थी, शैली इसकी महाभारत शैली थी, है ना। इसके अंदर कुल ये फर्स्ट ग्रेड के जो एग्ज़ाम हुआ था ना वहाँ आया हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया हुआ है कि कलहण में कुल कितने तरंग याद आए थे, तो 8 तरंग याद आए थे। जिस तरह हमने अर्थशास्त्र में पढ़ा था ना 15 अधिकरण थे, 180 प्रकरण थे। 15 अधिकरण में 7 अधिकरण वेरी इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने कल बता दिया आपको। जिसके अंदर 7वां जो अधिकरण था ना, 6वां अधिकरण या 7वां अधिकरण, उसके अंदर राजा के सप्तांग सिद्धांत है ना, वो मैंने ऐसे पढ़ा है कि आप जिंदगी में नहीं भूल सकोगे। क्योंकि उसके अंदर मैंने पहले जनपद बनाया, फिर दुर्ग बनाया, दुर्ग के अंदर फिर कोष बनाया। और दुर्ग और कोष का जो अध्यक्ष होता है वो राजा होता है। राजा के लिए एक वजीर होता है, उसे अमात्य कहा जाता है। और उन राजा की क्या होती है, सेना होती है। और राजा के जो जनपद के आसपास पड़ोसी रहते हैं वो क्या होते हैं, मित्र। ये सप्तांग सिद्धांत 7 हो गए ना पूरे इसी तरह। और सबसे प्राचीन जो अध्याय थे ना 15 अध्याय में, वो 1 और 3 होते। सबसे प्राचीन अध्याय थे ना जो अर्थशास्त्र में, वो 2 और 3 थे। सॉरी, 1 और 3 नहीं, 2 और 3 थे। और उसके छठा जो अधिकरण था ना उसके अंदर सप्तांग सिद्धांत दिए हुए थे। और आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर 8 अध्याय हैं। प्रथम 3 तरंग है ना, 1, 2, 3, वो कश्मीर का प्राचीनतम इतिहास का वर्णन करता है। और अध्याय 5 जिसके अंदर 4, 5, 6, 7 यानी कि 5 कुल मिला के अध्याय, उसके अंदर कारकोत वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश की जानकारी मिलती है इसके अंदर। तो प्राचीन इतिहास की कौन से तरंग में वर्णन है, 1, 2, 3 में, है ना। कश्मीर के इतिहास का ही वर्णन है कलहण में, तुम्हें पता है। लेकिन कलहण के लेखक 5 थे, कौन कौन से थे वो मैं डिटेल से पूरा दूंगी अभी आपको, पूरा वीडियो देखना। तो कलहण इसके अंदर जातीय जाति के ब्राह्मणों के ब्राह्मण थे। जो कलहण था ना, कलहण खुद, क्योंकि इसने तो लिखी थी लेखक पुस्तक राजतरणी,
तो ये ब्राह्मण था। जन्म इसका 1100 में कश्मीर के परिहासपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? परिहासपुर में हुआ था। पिता इसके चंपक थे, काका चाचा थे ना इसके कनक थे। कौन थे? चाचा इसके कनक थे। और कश्मीर नरेश हर्ष के मंत्री थे, कनक और चंपक। चंपक कौन थे? इनके पिता थे। और कनक कौन थे? इनके चाचा थे। ये जम्मू कश्मीर के नरेश कौन थे? हर्ष। हर्ष के दरबार में मंत्री थे। ये कल्हण था ना, कल्हण, कल्हण ने हर्ष को तुरुस्क कहा। तुरुस्क क्यों कहा? क्योंकि कल्हण था ना, कल्हण के दरबार में जो हर्ष राजा था ना, उसने मंदिरों की संपत्ति बहुत लूटी थी। तो लूटने के कारण इसको तुरुस्क यानी खराब जो इसके लिए शब्द उपयोग किया था। किसने उपयोग किया था? कल्हण ने। कौन, किस पुस्तक के लेखक थे? ये राजतरणी के लेखक थे। कहाँ के थे? ये थे जम्मू कश्मीर का इतिहास का वर्णन है। 1, 2, 3 अधिकरण या तरंग है जहाँ जम्मू कश्मीर के प्राचीन इतिहास का वर्णन है। और 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि 5 अध्यायों में कारकोत, उत्पल और लोहार वंश का स्थान है ना। इनके चाचा कौन थे? कनक थे। पिता कौन थे? चंपक थे। और उसके बाद 1148 में कल्हण ने 1250 12वीं सदी तक, यानी कि ये परीक्षा में प्रश्न आया था। प्रश्न ये आया था कि कल्हण की लेखन कब हुआ था? तो ये 12वीं सदी में हुआ था। ये आईएएस परी में भी आया हुआ है और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया हुआ है कि 12वीं सदी में इसका लेखन हुआ था। द्वितीय राजतरणी के लेखक कौन थे? जौनराज थे। जौनराज ने जैनुल आबिदीन के आदेश के अनुसार इसकी रचना या लेखन कार्य किया था। किसके अनुसार? जैनुल आबिदीन वो हैं जिसको क्या कहा जाता है? कश्मीर का अकबर कहा जाता है। और इन्होंने ही वो जजिया कर था ना, उसको समाप्त किया था सर्वप्रथम जम्मू कश्मीर में। किसने किया था? जैनुल आबिदीन ने। इसलिए इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तृतीय राजतरणी श्रीवर ने जैन तरंगिणी के नाम से की थी। तो जैन तरंगिणी और राजतरणी में कभी कन्फ्यूजन मत होना। और द्वितीय राजतरणी तो कल्हण थे, दूसरी बार लिखे थे जौनराज ने। जबकि तृतीय राजतरणी का जो लेखन थे ना वो श्रीवर थे। श्रीवर ने जैन तरंगिणी के नाम से इनकी रचना की थी, नाम से इसका विस्तार किया। इन्होंने 350 संस्कृत में ग्रंथ लिखे थे। किसने लिखे थे? श्रीवर ने। तो ये चौथी बार जब राजतरणी का जब अध्ययन किया गया ना या इसका लेखन किया गया ना, तो किसने किया था? प्रज्ञा भट्ट और शुक्र ने किया था। किसने किया था? प्रज्ञा भट्ट और शुक्र ने, राजा वली पट्टिक के नाम से। तो राजा वली पट्टिक के नाम से किसने किया था? प्रज्ञा भट्ट और शुक्र ने किया था। सबसे प्रथम किसने किया था? तो कल्हण ने किया था। उसके बाद कौन थे? जौनराज थे। उसके बाद कौन थे? श्रीवर थे। और जैना राजतरणी के नाम से किया था। किसने किया था? जौनराज ने किया था, नहीं सॉरी श्रीवर ने किया था। उसके बाद लास्ट में कौन है? चतुर्थ, यानी कि ये चौथे और ये 5 है। मैंने कहा था 5 लेखक थे राजतरणी के, तो इन्होंने किया था। और नाम अकबर के काल में इसका विस्तार हुआ था। ये भी अकबर के काल में राजा वली पट्टिक के नाम से चतुर्थ राजतरणी का लेखन हुआ था। इसके स्रोत का मिले अर्धनारीश्वर स्रोत को शामिल कर अपने ग्रंथ का प्रारंभ करते थे। कौन करते थे? प्रज्ञा भट्ट और शुक्र। किसको करते थे? अर्धनारीश्वर स्रोत के साथ। राजतरणी में अकबर, कश्मीर के अकबर की संज्ञा दी गई। कश्मीर में जो जैनुल आबिदीन थे ना, उसको अकबर की संज्ञा जैनुल आबिदीन को दी गई कश्मीर के। और इसी काल में मुल्ला अहमद ने, किसने? मुल्ला अहमद ने। तो इसी काल में मुल्ला अहमद ने राजतरणी का फारसी में अनुवाद बहिरुकल असमार के नाम से किसने किया था? मुल्ला अहमद ने फारसी में अनुवाद किया था। किसका? राजतरणी का किया था। तो ये अकबर के काल में किया था, बहिरुकल असमार, और मुल्ला अहमद ने किया था। फिर अकबर मुगलों के समय में, ये तो था ना, किसने किसके समय में किया था बताएं? जैनुल आबिदीन को दी थी। और इसी काल में तो ये कश्मीर के अकबर की संज्ञा तो जैनुल आबिदीन को दी गई है। और जैनुल आबिदीन के समय ही मुल्ला अहमद ने राजतरणी का फारसी में बहिरुकल असमार के नाम से इसकी रचना की थी। किसकी? राजतरणी की। जबकि अकबर था ना मुगलों के समय में, शाह मोहम्मद शाहबादी, कौन था? शाह मोहम्मद शाहबादी ने से बहर उल उस्मान के नाम से फारसी में अनुवाद हुआ था। बहर उल उस्मान के नाम से किसने किया था? शाह मोहम्मद शाहबादी ने किया था। जबकि बहिरुकल असमार के नाम से ये किया था मुल्ला अहमद ने। ये जैनुल आबिदीन था, जम्मू कश्मीर में इसका फारसी में अनुवाद हुआ था। तो 2 बार इनका फारसी में अनुवाद हो गया है राजतरणी का। अब राजतरणी का अंग्रेजी में अनुवाद आरिल स्टाइन ने किया था। किसने किया था? और बनियर ने भी किया था। ऑरिल स्टाइन और बनियर ने। ये फ्रेडाइज ऑफ इंडिया है, ऐसा कोई नाम है। इंग्लिश मुझे थोड़ी कमज़ोर है मेरी, तो आप इसको देख सकते हो। मैं लेकिन ये उपलब्ध नहीं है वर्तमान में ये उपलब्ध नहीं है। बर्नियर की ज़्यादातर मान्यता ऑरिल स्टाइन को ही दिया गया है, जिन्होंने राजतरणी का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अब देखेंगे कि कल्हण की जो राजतरणी थी ना, उसमें किस किस का वर्णन मिलता है।
तो इसके अंदर 64 उपजातियों का 36 वंशों का उल्लेख है किसके अंदर, राजश्रेणी में। कल्हण अशोक के शैव अनुयायी बताता है। कश्मीर में विजयेश्वर मंदिर शिव का निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने। कल्हण लिखता है जब कल्हण के शासनकाल में इसका लेखन हुआ था तो उन्होंने कहा था कि जो अशोक था ना वो शैव अनुयायी था और कश्मीर में विजयेश्वर मंदिर शिव का निर्माण करवाया था, शिव के मंदिर का निर्माण करवाया था अशोक ने। जालोक को शैव धर्म का समर्थक तथा बौद्ध धर्म का विरोधी, जालोक था ना राजा, उसको शैव धर्म का समर्थक बौद्ध धर्म का विरोधी था, ये भी जम्मू कश्मीर का था। अशोक को श्रीनगर का संस्थापक बताया गया है कल्हण ने राजश्रेणी में। ये जो मैंने पॉइंट ली थी सारे एग्जाम में आए हुए हैं, वो मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ना वो लिए। कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नगर की स्थापना की थी। इसी समय कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का भी आयोजन हुआ था। तो कनिष्क के समय में बौद्ध संगीति चतुर्थ बौद्ध संगीति का भी आयोजन हुआ था और कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नगर की स्थापना की थी। उत्पल वंश का शासक अवंती वर्मन ने के दरबार में खुय यानी सुये ने झेलम नदी पर पुल बनाया। इसे कश्मीर का प्रथम इंजीनियरिंग कहा जाता है। तो कश्मीर का प्रथम इंजीनियर कौन है, खुय कहते हैं या सुये, दोनों एक ही नाम है। झेलम नदी पे उत्पल वंश का शासक कारतोक वंश का शासक जो मैंने बताया था 3 शासकों का वर्णन है 4, 5, 6, 7, 8 5वें उस अध्याय में। 1, 2, 3 जो तरंग थे ना वो प्राचीन कश्मीर का प्राचीन इतिहास है। फिर हूण आक्रमण मीरकुल का कश्मीर पर 1 वर्ष तक शासन रहा। तो हूण आक्रमण कश्मीर में हुआ था ना, मीरकुल ने किया था, उसका भी वर्णन राजश्रेणी में मिलता है हमें। उसके बाद है गुजर प्रतिहार शासक था ना मीर भोज की उपलब्धियों का वर्णन भी, मीर भोज की पहाड़ों की यात्रा का भी वर्णन हमें कहाँ मिलता है, राजश्रेणी में मिलता है जो जम्मू कश्मीर में लिखी थी। राजश्रेणी की में अंतिम भाग अंतिम शासक जय सिंह का वर्णन मिलता है। तो राजश्रेणी का जो अंतिम शासक था ना वो जय सिंह का वर्णन मिलता है, कल्हण की राजश्रेणी में मिलता है ना। हर्षचरित्र बाण भट्ट ने गद्य भाषा में संस्कृत गद्य में भाषा संस्कृत में हर्षवर्धन के शासनकाल का वर्णन है इसके अंदर। बाण भट्ट ने इसकी रचना की थी हर्षचरित्र, ये भी वही है और इसका भी वर्णन मिलता है, कहाँ मिलता है, कल्हण की राजश्रेणी में। हर्षचरित्र को पूरा करने में पुलिंद भट्ट भूषण भट्ट ने इसमें कुल 8 चरित्र तथा 7वीं शताब्दी में लिखा गया। इसमें बाल जीवन की, इसमें जो हर्षवर्धन था ना यह बाल जीवन की कथा, हूण आक्रमण का उल्लेख, हर्ष एवं बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र से मुलाकात का वर्णन भी इसके अंदर है। तो ये हर्ष चरित्र अलग है लेकिन ये बुक भी चरित्र में। यह है ना व्रत कथा, लेखक कौन है, गणडाकिय। भाषा क्या है, गणाक्य, गणाढ्य और शैली 85 है। इसको आंध्र का महाकाव्य महाभारत कहा जाता है। तो ये व्रत कथा है ना ये दक्षिणी भारत की कथा है और इसका अंदर इसका अलग से लिखा हुआ है कि ये भी किसके लिए अनुशासन की, किसके लिए, ये भी लौकिक कथा है, लौकिक ग्रंथ है। और आंध्र प्रदेश का है महाकाव्य महाभारत नाम दिया गया इसको, व्रत कथा को आंध्र प्रदेश का महाकाव्य महाभारत कहा जाता है। इसमें संस्कृत अनुवाद सेमेंद्र ने व्रत कथा मंजरी में किया था, इसका संस्कृत में अनुवाद किया था, किसने किया था, सेमेंद्र ने किया था और नाम से। दूसरा जो है सोमदेव ने कथा सरित सागर नाम से किया। पहला जो इसका संस्कृत में अनुवाद किया ना कि व्रत कथा है ना वो प्राकृतिक भाषा में, जबकि व्रत कथा मंजरी का जो संस्कृत में अनुवाद है ना वो सेमेंद्र ने किया था संस्कृत में अनुवाद। और दूसरा सोमदेव थे ना उन्होंने कथा सरित सागर नाम से भी संस्कृत में अनुवाद भी इन्होंने किया था। लेकिन ये व्रत कथा थी जिसके लेके गणा किए थे उसकी भाषा प्राकृतिक थी, है ना। फिर व्रत कथा मंजरी में हास्य रस प्रदान व्यंग्य पूर्ण शैली है और यह प्रवृत्ति गुप्त शासकों पर सामाजिक व्यवस्थाओं पर कटाक्ष करती है। गुप्त शासकों की सामाजिक व्यवस्था थी उसका कटाक्ष यानी कि उसकी विरोधी जो बातें करती हैं। अवदान कला लता और सम्य मात्रक दोनों सेमेंद्र द्वारा लिखी है, वेश्याओं की आत्मकथा पर आधारित है। अवदान कलम लता और सम्य मात्रक ये किसकी है, सेमेंद्र ने लिखी थी, लेकिन वेश्याओं की आत्मकथा है इसमें। कला विलास रामायण मंजरी अन्य ग्रंथ थे। सोमदेव की कथा सरित सागर को सामाजिक जीवन का विश्वकोश कहा जाता है। तो सोमदेव की कथा मंजरी कथा सरित सागर है ना वो संस्कृत में लिखा था, व्रत कथा के
अनुसार लिखा था, क्योंकि व्रत कथा थी वो प्राकृतिक भाषा में थी और इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा था। और सामाजिक जीवन का विश्वकोश कहा जाता है। गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। बुद्ध स्वामी व्रत कथा श्लोक की रचना की कथा मंजरी पर ये भी लिखा हुआ है। बुद्ध स्वामी है ना, ये भी व्रत कथा श्लोक की रचना पे कथा मंजरी पे ये लिखी हुई अलग व्रत कथा पर लिखी थी इन्होंने, बुद्ध स्वामी ने कथा मंजरी लिखी। तो ये सब था डिटेल से। अब नेक्स्ट में मिलेंगे हम विदेशी यात्रियों के विवरण।